सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 अप्रैल की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, मैं कल आउट ऑफ स्टेशन था, इस कारण से वीडियो नहीं बन पाया। मैंने वैसे टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पोस्ट पे इसके बारे में बता दिया था आप लोगों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो आंसर इसका होगा डेंगू। तो याद रखेंगे अभी भारत ने क्यूडेंगा या इसी को बोलेंगे टेक 003 नाम का एक डेंगू का पहला टीका है जिसको हमने अभी मंजूरी दे दी है। ये एक टेट्रावेलेंट वैक्सीन है, मतलब डेंगू के जो 4 प्रकार होते हैं DENV 1 2 3 4, तो इन सब पर ये काम करेगा, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट बोला है। टेट्रा मतलब 4। और इसे अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 4 से लेकर 60 साल के लोगों के लिए अनुमति दे दी है। मतलब अब डेंगू से बचाव के लिए सिर्फ मच्छर रोकने पर ही नहीं बल्कि टीकाकरण पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब बात करें अगर ये कैसे काम करेगा, तो ये टीका डेंगू होने पर पूरी तरह उसे नहीं रोकता है, लेकिन अगर डेंगू हो जाए तो बीमारी को कम गंभीर बनाता है। इसकी कीमत की अगर बात कर लें तो जो 2 डोज लगते हैं वो 6 से लेकर 12,000 रुपए के इसके डोज लगेंगे। कीमत देख करके तो अभी भी ये गरीब लोगों के लिए महंगा ही है। बाकी डेंगू की अगर बात कर लें तो किस मच्छर से फैलता है, किस मच्छर से होता है, तो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। और इसमें जो सबसे प्रभावित होता है वो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बहुत कम हो जाते हैं। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1988 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके हेड है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। यहाँ पे टीकाकरण से संबंधित, वैक्सीनेशन से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। एक याद रखना, विश्व टीकाकरण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल तक। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है 16 मार्च को। मिशन इंद्रधनुष, इसका संबंध टीकाकरण से ही है। टीकाकरण के लिए ये शुरू किया गया था कब? 25 दिसंबर 2014 को। और भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR ने डेवलप किया है उसका नाम है एडफेल्सिवैक्स। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन अभियान शुरू किया था। HPV मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जिसमें क्या होगा, 14 वर्ष तक की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए निशुल्क टीके लगाए जाएंगे। और उस टीके का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है सर्वावैक। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट टीकाकरण से संबंधित हैं, तो ध्यान में को भी रखना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में इंड AS, इसका मतलब हो गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इस पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अभी किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा IRDAI ने। और IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। और इसी ने भी फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2026 से सभी बीमा कंपनियों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी होगी। मतलब अब बीमा कंपनियों का हिसाब किताब का तरीका बदल जाएगा। और आप कह सकते हो कि जो हिसाब किताब का तरीका है वो ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मानकों के जैसा हो जाएगा। इंड एस का मतलब मैंने आपको बताया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, भारतीय लेखा मानक क्या है। अगर बात करें इसके बारे में तो ये एक ऐसा नियम है जिसमें कंपनियां बताती है कि उन्होंने कितना पैसा कमाया है, कितना खर्चा किया है, कितना मुनाफा या उनको कितना नुकसान हुआ है, वो इस रिपोर्ट में ये बताएंगी। और ये नियम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पर आधारित है, मतलब दुनिया के बाकी देशों के जैसा ही ये नियम होगा। और इसके आने से फायदा क्या होगा कि कंपनियों की जानकारी अब साफ सुथरी दिखेगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी आएगी। हम अलग अलग कंपनियों को आसानी से कंपेयर कर सकेंगे कि इसके ये नियम है, उसके वो नियम है, और भारत की कंपनियां ग्लोबल लेवल पर मैच कर सकेंगी। बाकी IRDAI की बात कर ले, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना होती है 1999 में। किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी? याद रखना, RN मल्होत्रा समिति। मुख्यालय हैदराबाद में है और अभी वर्तमान में अध्यक्ष है अजय सेठ। अब बीमा से ही कुछ संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, आपको याद है बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना था कौन सा? गोवा, जबकि पहला हरियाणा है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना ये शुरू की थी राजस्थान ने, स्कूली बच्चों के लिए है। दुर्घटना बीमा योजना एक तरह की। भारत की पहली निजी पुनर्बीमा रे इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बनी है? वैल्यूएटिक्स रे इंश्योरेंस कंपनी बंगलुरु की है। और IRDAI ने ही बीमा विस्तार नाम से एक योजना भी शुरू की थी।
अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ये शुरू होती है 18 फरवरी 2016 को। इसमें खरीफ की फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्यिक व बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम की जो राशि है वो देनी होती है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2015 से निर्भया फंड के तहत पूरे देश में सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर योजना भी शुरू की गई थी। इसे सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से भी जानते हैं। उद्देश्य है हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद करना। और रिडाई के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी कुछ और भी प्रश्न है, देख लो। कैबिनेट ने किस सेक्टर में अभी 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है? तो बीमा सेक्टर को भी 100% एफडीआई की मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, पंजाब ने इसको शुरू किया। 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस देते हैं। आयुष्मान भारत योजना में तो आपको बताइए प्रति फैमिली 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और ये आयुष्मान भारत योजना शुरू कब होती है? 23 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से। और इसमें जो फंडिंग दी जाती है वो रेशो भी याद रखना, ही प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। सेंटर और स्टेट का कितना कितना है? 60:40 का रेशो है। और राजस्थान का अलवर जिला, यह भी फरवरी में ही भारत का पहला पूर्ण बीमाकृत जिला बन गया है। और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय कृषि बीमा कंपनी की बात करें तो इसने अभी कृषि सखी पहल को शुरू किया, जिसका उद्देश्य है महिला किसानों को सशक्त बनाना और कृषि में उनकी भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, तो ये बीमा से संबंधित कुछ प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जंप स्टार्ट तकनीक से 1 दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ हुआ? तो आंसर होगा कच्छ, गुजरात में। तो गुजरात के कच्छ में करीब 10 सालों के बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे घोड़ाड़ भी कहते हैं, इसका एक बच्चा पैदा हुआ है 10 सालों के बाद। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह भारत का एक बहुत ही दुर्लभ और गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली एंडेंजर्ड पक्षी है। अच्छा, आप सोचेंगे कि 10 सालों तक यहाँ पे कोई भी इस पक्षी का कोई भी चूजा, कोई भी बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ? समस्या क्या थी? तो कच्छ, गुजरात में ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे घोड़ाड़ भी बोलते हैं, इसमें जो मादा है वो तो थी, लेकिन नर पक्षी बहुत ही कम है। इसलिए मादा जो अंडे देती थी उसमें चूजा नहीं बन पाता था, यानी कि वो इनफर्टाइल एग होता था। तो अभी जो हुआ उसमें जंप स्टार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया और उसी से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ये चूजा जन्म लेता है, इसका जन्म हुआ। अब जंप स्टार्ट तकनीक क्या है, इसके बारे में जानो। तो इसमें हमने क्या किया, राजस्थान के प्रजनन केंद्र से एक फर्टाइल एग, मतलब जिसमें बच्चा बन सकता है, वो अंडा लेकर के आए। मतलब राजस्थान से कच्छ की जो लगभग दूरी है वो 770 किलोमीटर दूर से हम ये अंडा लेकर के आते। 19 घंटे में हमने ये अंडा पहुंचाया और फिर उस अंडे को मादा जो घोड़ाड़ है, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके घोंसले में रख दिया। वहां पे जो पहले से इनफर्टाइल अंडा रखा हुआ था उसको हटा दिया और ये फर्टाइल एग को हमने रख दिया। फिर उसके बाद उस मादा पक्षी ने उस अंडे को अपना समझा और उसको सिकाई की, उसको सेका। और 4 दिनों के बाद फिर 26 मार्च को एक उसमें से स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ। और ऐसा करीब 10 सालों के बाद हुआ, जब कच्छ, गुजरात में इस पक्षी का कोई बच्चे ने जन्म लिया हो। और तकनीक मैंने आपको बताई, जंप स्टार्ट तकनीक का इस्तेमाल करके। और वो तकनीक क्या है, वहां से अंडा लेकर के आए, यही तकनीक है। ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, याद रखना, राजस्थान का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार अभी किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार सिंह को। तो सिंपल सा याद रखना है, अपॉइंटमेंट है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी भी है, इसके अभी सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है कृष्ण कुमार सिंह को। इन्होंने किनका स्थान लिया? अमरेंदु प्रकाश का स्थान लिया है। सेल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1954 में और इससे पहले हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से जानते थे। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भारत की सबसे बड़ी स्टील प्रोडक्शन कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है। वैसे तो अभी टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं। 14वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी बताओ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपको मिलेगा। और अब इसके सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार हमने पढ़ा किसे दे दिया? कृष्ण कुमार सिंह को दे दिया गया है। अच्छा, इससे एक प्रश्न हमने पढ़ा था कि सेल को लगातार दूसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट भी मिला था। ये जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए दिया गया था। और सेल ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कार्यालय कहां पर शुरू किया? तो याद रखना, दुबई में। कुछ अपॉइंटमेंट्स मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ, 2026 वाले रिवाइज करते हैं। चलो, अभी अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष बनाया गया एम वेंकैया नायडू को। इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे नागेश कपूर।
भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बने सोजर्ड मारिजने, नीदरलैंड से हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने रविंद्र कुमार अग्रवाल। चमड़ा निर्यात परिषद काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने रमेश कुमार जुनेजा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष बने ए.के. बाल सुब्रमण्यम। नितिन नबीन पटना बिहार से हैं, बीजेपी की सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बने, 12वें नंबर के हैं वैसे। और नीति आयोग के जो नए सीईओ बने, मतलब इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, निधि छिब्बर इनका नाम है, बीवीआर सुब्रमण्यम को इन्होंने रिप्लेस किया था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार बने। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ धीरज सेठ बने। और इस बार 2026 में जो 18वां ब्रिक्स समिट है उसको भारत होस्ट कर रहा है और इसमें भारत के शेरपा बनाए गए थे सुधाकर दलेला। देश के पहले खुले तौर पर क्वीर राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई? मेनका गुरुस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैं। मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है नेमचा किपगेन। आत्मा के अध्यक्ष, आत्मा मतलब होता है ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने अरुण मामेन। मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर बने युमनाम खेमचंद सिंह, इनका नाम है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रही यशोदा और कृष्ण पेंटिंग के चित्रकार कौन है? तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अब ये चर्चा में क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की एक ऑयल पेंटिंग है यशोदा और कृष्णा नाम से, आप जैसा कि फोटो में देख सकते हैं, और ये अभी बहुत ही महंगे दामों पर बिकी है, इसीलिए ये चर्चा में है। अच्छा, कितने दामों में बिकी है? तो आंसर होगा 167.20 करोड़ रुपए में ये बिकी है पेंटिंग, और ये अब तक की सबसे महंगी आधुनिक भारतीय पेंटिंग है। इसने एमएफ हुसैन की एक पेंटिंग है ग्राम यात्रा, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि बिकी थी 118 करोड़ रुपए में। अच्छा, आप सोचोगे इतनी महंगी पेंटिंग किसने खरीदी भैया? 167 करोड़ रुपए में खरीद ली इस पेंटिंग को, कौन है भैया ऐसा? तो इसे साइरस पूनावाला ने खरीदा है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है उसके मालिक है। तो इस पेंटिंग में आप देखोगे तो इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें माता यशोदा और भगवान कृष्ण का प्यार भरा दृश्य है, जिसमें यशोदा मैया गाय का दूध निकाल रही है और हमारे लल्ला, हमारे कृष्ण वासुदेव दूध लेने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। बाकी जिन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, राजा रवि वर्मा की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 1848 में। वो एक फेमस इंडियन पेंटर थे, ऑयल पेंटिंग वो करते थे, और मॉडर्न इंडियन आर्ट का जनक भी उनको माना जाता है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है, ध्यान में रखना। उनका जन्म केरल के त्रावणकोर में हुआ था और उन्होंने लिथोग्राफिक प्रिंटिंग शुरू की थी। इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रिंटिंग प्रेस, लिथोग्राफिक जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसका इस्तेमाल करके उनकी जो भी पेंटिंग्स हैं उसको कॉपी बना करके आम लोगों तक पहुंचाया गया। उन्हें 1904 में केसर हिंद गोल्ड मेडल सम्मान मिला और उनके नाम पर बुद्ध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम भी रखा गया था। तो ये थे राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो ये पेंटिंग अभी बहुत चर्चा में है, तो इसको ध्यान में रखना थोड़ा सा। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगला ये देखो, इनसे संबंधित ये प्रश्न आपका एग्जाम में आया था, एनटीपीसी में पूछा गया था। राजा रवि वर्मा क्या है? एक प्रसिद्ध, तो आप बता दोगे पेंटर है, चित्रकार है। और एक प्रश्न ये भी देखो, राजा रवि वर्मा निम्नलिखित किस रियासत के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उनका जन्म हुआ था जहां पर त्रावणकोर में, तो वहीं के रियासत के वो एक फेमस चित्रकार भी थे। तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बोधना शिवनंदन किस देश की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो आंसर इसका होगा इंग्लैंड। तो भारतीय मूल की मात्र 11 वर्षीय शतरंज प्लेयर हैं बोधना शिवनंदन, और अभी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिडे की नवीनतम रेटिंग सूची में इंग्लैंड की शीर्ष महिला खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है। मतलब इंग्लैंड की टॉप महिला चेस प्लेयर ये बन गई हैं। उन्होंने 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियन लेन याओ को पीछे छोड़ दिया है। तो भारतीय मूल की हैं, तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। इन्होंने पहली बार विश्व की टॉप 100 महिला खिलाड़ियों में इनको शामिल किया गया है। वर्तमान में रैंक की बात करेंगे, 72वां स्थान इनको मिला है। और हमारे चेस की अगर हम बात कर लें तो हमारे जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम है विश्वनाथन आनंद, लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया के नाम से भी उनको जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर, और पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उन्हीं को दिया गया था। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। आपको पता है पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। और अगर पूछे कि ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। वर्ल्ड चेस डे मनाया जाता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुली भुवनेश्वर में। और लास्ट टाइम जो 2024 में 45वां चेस ओलंपियाड हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में, उसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा था।
अब जो होगा 2026 में 46वां फिडे चेस ओलंपियाड, ये होगा ताशकंद उज्बेकिस्तान में। उसके अलावा आपने देखा अभी फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 हुआ था, अभी ये भारत में हुआ था, गोवा में। इसको जीता है जावोखिर सिंदारोव ने, उज्बेकिस्तान के प्लेयर हैं ये। लेटेस्ट अगर हम बात करते हैं अभी कि 94 नंबर के 94 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे अभी, मयंक चक्रवर्ती बने थे। और इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के ये पहले ग्रैंड मास्टर है, असम से बिलोंग करते हैं। वैसे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे, स्थापना होती है 20 जुलाई 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, तो चेस से ये सारी बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 अप्रैल को। तो हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं 5 तारीख को ही, 5 अप्रैल को ही? क्योंकि 5 अप्रैल 1919 में भारत का पहला जहाज SS लॉयल्टी उसका नाम था, वो मुंबई से लंदन गया था, इसलिए 5 अप्रैल की तारीख को चुना है हमने ये दिवस मनाने के लिए। और इस दिन को पहली बार हमने 5 अप्रैल 1964 को मनाया। और ये दिन हमारे देश के नाविकों, सी फेयरर्स और समुद्री व्यापार को सम्मान देने के लिए है। और थीम क्या है? मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस, समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। वैसे आपको याद है विश्व समुद्री दिवस भी होता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो आप कह सकते हो सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। और अभी जो हमने मनाया वो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है, ये फिक्स है, 5 अप्रैल को होता है। अप्रैल में अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं? ज्यादा नहीं है, 2-3 ही है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस या खदान जागरूकता दिवस, और अभी ये 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, तो ये याद रहेंगे ना आपको। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि AIU रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग के कारण सबसे अधिक निलंबित एथलीट किस देश के हैं? तो आंसर इसका होगा भारत। तो AIU ये मतलब हो गया इसका एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट। ये एक संस्था है जो खेलों, खासकर एथलेटिक्स में ईमानदारी बनाए रखने का काम करती है। इसे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने बनाया है। और अभी इसी ने बताया कि डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने में कौन सा देश टॉप पर है? तो टॉप पर भारत है। इन्होंने बताया कि भारत में 148 एथलीट सस्पेंड किए गए, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। किस कारण से सस्पेंड किए गए? डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण उन पे प्रतिबंध लगाया गया। तो पहले पे भारत, दूसरे पे केन्या, तीसरे पे रशिया है। डोपिंग मतलब समझते हो ना, मैं वैसे कई बार आपको बता भी चुका हूं। जैसे कोई खिलाड़ी है, जैसे वो दौड़ रहा है, अपनी मेहनत से दौड़ रहा है, अपनी प्रैक्टिस से दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, और एक दूसरा खिलाड़ी है, वो एक इन प्रतिबंधित दवाओं का, जिन्हें स्टेरॉइड्स कहते हैं, ये कुछ समय के लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती है, आपकी पावर बढ़ा देती है, यूं समझो। तो यहाँ पर आप बहुत तेज दौड़ते हो, आपको दर्द भी नहीं होता, और आप बहुत तेज, मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये एक गलत तरीका है। वहां पे आप अपनी काबिलियत के हिसाब से नहीं दौड़ रहे हो, वहां पे इन दवाओं के दम पे दौड़ रहे हो। तो इसीलिए ऐसी दवाओं को जो आपकी पावर बढ़ा देती है, इनको यहाँ पर बैन किया जाता है। अगर कोई इनको लेता है तो फिर उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो इन्हीं दवाओं के सेवन को डोपिंग कहा जाता है। वैसे वर्ल्ड लेवल पे जो एजेंसी है इसके लिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, स्थापना इसकी होती है 1999 में, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसके प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया गया अभी? तो आंसर होगा INS अरिदमन। तो 3 अप्रैल को भारत ने अपनी तीसरी नई परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन को अभी नौसेना में शामिल किया। कहां से शामिल किया? विशाखापत्तनम से। परमाणु पनडुब्बी का मतलब क्या हो गया? परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी, यानी कि सबमरीन। और इसकी खास बात क्या होती है कि ये बिना सतह पर आए बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक पानी के नीचे ही रह सकती है। जो सामान्य पनडुब्बी होती है उसे बार बार कुछ समय के बाद सतह पर आना पड़ता है, ऑक्सीजन लेने के लिए या सांस लेने के लिए, कुछ भी समझो। और उससे खतरा होता है, दुश्मन की जो सेना है उसके रडार में वो आ सकती है, वो उसे देख सकती है, पकड़ सकती है। तो परमाणु पनडुब्बी का यही फायदा है कि महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, तो ये छुप कर अपना काम कर सकती है। आपको पता है हमारी जो पहली परमाणु पनडुब्बी थी उसका नाम है INS अरिहंत, 2016 में आई थी। दूसरी है INS अरिघात, और अब ये तीसरी भी शामिल हो गई है, INS अरिदमन इसका नाम है। अब इसी तरह से कुछ पनडुब्बियों के बारे में आपको बताता हूँ, अच्छा लगेगा आपको जानकर। ये तो 3 मैंने आपको बता ही दिए।
वैसे इस तरह की टोटल 6 बनेंगी, अभी 3 हमारे पास आ चुकी है। आपको याद रखना है देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम क्या है। अगर ये प्रश्न आएगा तो आंसर करना है आईएनएस अर्नला। और ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में आ चुका है कि भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है। आईएनएस शाल्की इसका नाम है। मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई ने इसको बनाया था। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी हमने देख लिया आईएनएस अरिहंत है। भारत की पहली स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का नाम है आईएनएस कलवरी। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75 किसके निर्माण से संबंधित है, तो सबमरीन। देश की पहली एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम है आईएनएस अर्नला। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, वही वाली बात है। और भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा इसे कहां पर स्थापित करेगी, आंध्र प्रदेश। रशिया ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस अपनी पहली परमाणु पनडुब्बी पर्म को लॉन्च किया है, पर्म इसका नाम है। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कदम्ब नेवल बेस पर सबमरीन में यात्रा की थी अभी। तो ये सबमरीन कलवरी श्रेणी की थी और इसका नाम है आईएनएस वागशीर। और इस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी सबमरीन में यात्रा करने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी थी। पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने यात्रा की थी फरवरी 2006 में किस सबमरीन में, आईएनएस सिंधु रक्षक में। और अभी द्रौपदी मुर्मू जी ने आईएनएस वागशीर में यात्रा की थी। ये भी एक अच्छा प्रश्न रहेगा, ध्यान में रखना। और भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन ये शुरू हुआ था द्वारका गुजरात में। ठीक है, तो सबमरीन से इतने सारे प्रश्न आपको नहीं मिले होंगे। वैसे हम सब पढ़ चुके हैं कि करंट अफेयर्स के ही प्रश्न है, लेकिन एक साथ हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिया तो अच्छा आपको लगा होगा। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी इनकी पीडीएफ और क्विज प्रैक्टिस के लिए जो इनका मॉक टेस्ट है, क्विज है, वो आपको डेली मिल जाता है। अभी कल वाला शायद आपको मिला नहीं होगा, मैंने बताया था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए नहीं बन पाया। हाँ, तो आज का और कल का दोनों का आपको आज मिल जाएगा क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में टॉपर कौन रहा, तो आंसर होगा कर्नाटक। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किसने शुरू किया, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। फिर आपसे पूछा पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन ये कहां पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ। फिर पूछा अभी भारत कोल और महानदी कोल भारत का पहला स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू करेंगे, तो आंसर होगा उड़ीसा में। और अभी एरिना के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया, तो आंसर हो जाएगा तीसरा। और अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस ये मनाया गया अभी 4 अप्रैल को। और अभी म्यांमार के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया किसने, मिन आंग हलाइंग ने। उसके बाद आपसे पूछा किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा, अमरावती आंध्र प्रदेश में। स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को अभी कहां पर कमीशन किया गया, तो विशाखापत्तनम में। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बना, तो आंसर होगा वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।